जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बिहार का भौतिक विभाजन और समझेंगे कि बिहार के भौतिक विभाजन में कौन कौन से हिस्से आते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले हम समझने का प्रयास करेंगे ना कि बिहार का जो स्थिति है वो कैसी है। देखिए, स्थिति को समझ लेंगे ना एक बार तो भौतिक विभाजन को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खटाक दे एकदम दिमाग में आके बढ़ जाएगा एकदम। हाँ, एकदम सीधा समझते हैं स्थिति क्या। देखिए, बिहार का जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये पर्वतीय हिस्सा, पहाड़ी हिस्सा है, मतलब इधर हिमालय पहाड़ है, पूरा का पूरा क्या है, हिमालय पहाड़ है। बिहार का जो नीचे का हिस्सा है ये नागपुर के पठारी वाला हिस्सा है, तो ये जो हिस्सा है ये पठारी हिस्सा है, ठीक है। और इसके आगे, बिहार के आगे यूपी है और पीछे है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। यूपी भी मैदानी भाग है, ये भी मैदानी भाग है, तो आगे भी मैदानी भाग, पीछे भी मैदानी भाग, तो बीच में मैदानी भाग ही रहेगा, ना पहाड़ आएगा ना चट्टान आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है बिहार के ऊपरी हिस्से में पर्वतीय भाग है, निचली हिस्से में पठार है और बीच के हिस्से में मैदान है। और यही बिहार का भौतिक विभाजन है। अर्थात बिहार का भौतिक विभाजन में बिहार 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला पर्वतीय भाग जिसे तराई भाग कहते हैं, दूसरा है पठार और तीसरा है आपका मैदानी भाग, बीच वाला हिस्सा। अब हम लोग इसको 1 बाय 1 सिस्टम से पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है पर्वतीय भाग। पर्वतीय भाग में क्या आता है, देखिए यहाँ पर जो है ये पश्चिमी चंपारण वगैरह है, ये इलाका जो है पहाड़ों से ढका हुआ इलाका है, क्योंकि इधर पूरा नेपाल है ना। और नेपाल का जो हिमालय पहाड़ का जो भी इलाका है उसकी यहाँ पे जो श्रेणी आती है वो है सुमेशो, वो जो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी है। और शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है क्या है, सुमेशो श्रेणी। तो बिहार का जो पर्वतीय इलाका है ये लगभग 1% या उससे भी कम बनाता है। और इसमें 3 आते हैं मुख्यतः। पहला आता है सुमेशो श्रेणी, दूसरा आता है रामनगर दून और तीसरा जो दून घाटी। समझिए, सुमेशो श्रेणी जो है ना, या सुमेशो पहाड़ी की चोटी जो है वो बिहार का सबसे ऊंचा माउंटेन है, सबसे ऊंची चोटी। उसकी ऊंचाई कितनी, 874 मीटर। ये भी कई बार पीपीएससी एग्जाम में पूछ देता है ना, तो इसको भी खूब ध्यान से यहाँ बैठा लीजिए, काम आएगा, है ना। बिहार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, सुमेशो श्रेणी, जो कि 874। उसके जस्ट बगल में आप देखिएगा रामनगर दून होगा, दून घाटी होगी। अब देखिए सवाल बनता है कि सर दून किसे कहते हैं। जब 2 पहाड़ियों के बीच जो जगह रहती है ना, जहाँ पे लोग रहते हैं बस्ती, उसको दून कहते हैं। जैसे देहरादून, रामनगर दून, दून घाटी। तो ये रामनगर दून जस्ट उसके बगल में मिलेगा, सुमेशो पहाड़ी के बगल में यहाँ पे, और फिर दून घाटी उसके बगल में मिलेगा। तो बिहार का एक भौतिक विभाजन हुआ। देखिए दूसरा समझते हैं। दूसरा जो ना पठार है, एक ये जो है ना कैमूर और रोहतास, तो एक ये तो कैमूर का पठार आ जाएगा और ये पूरा का पूरा जो है ना राजमहल की पहाड़ियाँ आ जाएगी। तो अर्थात ये भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पठार भी जो है ना 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक तो कैमूर का और एक राजगीर का पठार। तो आप समझिए, राजगीर मतलब राजमहल की पहाड़ियाँ। तो कैमूर का पठार जो है उसमें मुझसे दो आ जाते हैं जिले, कैमूर और रोहतास। अब बाकी इधर जो है राजगीर, गया, औरंगाबाद और खड़गपुर की पहाड़ी आ जाती हैं। और ये पठारी हिस्सा जो है लगभग बिहार का 4% का निर्माण करता है। तो 1% मान लीजिए कि पहाड़ी इलाका हो गया, 4% हो गया आपका पठारी भाग, तो कितना बचा, 95। तो ये पूरा का पूरा जो भाग है ना मैदानी भाग, ये 95% का निर्माण करता है। क्लियर है ना मेरी बात। तो बिहार का जो मैदानी भाग है, इसका मतलब यह है कि बिहार की जो मुख्यतः ज़मीन है वो फ्लैट है, मैदानी है, फील्ड है ना। कितना, लगभग वो 95% है। अब आइए इसको हम समझने का थोड़ा सा ठीक से प्रयास करते हैं। देखिए, बिहार के बीचों बीच से गंगा मैया निकलती है, मतलब गंगा नदी निकलती है। वैसे गंगा नदी की लंबाई तो 25 किलोमीटर है पूरे ओवर इंडिया में, लेकिन बिहार में इसकी लंबाई जो है ना लगभग 445 किलोमीटर है, ये भी आप याद रखिएगा। तो बिहार में जब गंगा नदी निकलती है तो बिहार के मैदानी भाग को, जब बिहार को 2 हिस्सों में बांट देती है। ऊपरी हिस्सा चूंकि उत्तर का है तो बोलेंगे उत्तरी मैदानी भाग, निचली हिस्सा चूंकि दक्षिण में है तो बोलेंगे दक्षिणी मैदानी भाग, चाहे दक्षिणी गंगा का मैदान, ठीक है। इसको थोड़ा सा और समझिए। बिहार जो है ना, अच्छा हाँ उसको बाद में देखेंगे। अब ये जो इलाका ऊपर वाला इलाका है और नीचे वाला इलाका है, ये 2 हिस्सों में बढ़ गया। इसको हम बोलेंगे उत्तरी मैदान, नीचे बोलेंगे दक्षिणी मैदान, चाहे दक्षिणी गंगा का मैदान। अब समझिए, ये जो उत्तर गंगा का मैदान है ना, या उत्तर बिहार का मैदान, ये भी 3 हिस्सों में बटा हुआ है। देखिए यहाँ से एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं घाघरा नदी, भागड़ा नारे, घाघरा नदी। और यहाँ से नदी निकलती है, इसे बोलते हैं गंडक नदी, ठीक है ना। तो इस पूरे इलाके को जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला इलाका, इसको बोलते हैं घाघरा गंडक दोआब। क्या बोलते हैं, घाघरा गंडक दोआब। अच्छा, दोआब किसे कहते हैं,
दोआब कहते हैं, देखिए आब एक फारसी वर्ड है, आब का मतलब होता है पानी। जैसे आपने सुना होगा आबो हवा, बिहार की आबो बड़ी ताज़ी है, आइएगा ना तो थोड़ा सा असर लेके जरूर जाइएगा। बिना बिहारी का हवा या बिहारी हुई यहाँ से कोई निकलता उकलता है नहीं, चाहे कितना बड़का अंग्रेजों का है नहीं आ जाए बिहार में। तो आप कहते हैं पानी को, तो दोआब मतलब दो पानी। जैसे आपने नाम सुना होगा पंजाब, तो पंज मतलब होता है पाँच और आप होता है पानी। तो पंजाब एक ऐसा राज्य है जो कि 5 पानी से घिरा हुआ। पानी मतलब बाल्टी या गिलास का पानी से नहीं घिरा हुआ है, पानी का मतलब हुआ 5 नदियों, है ना, 5 नदियों से घिरा हुआ राज्य है, उसको बोलते हैं पंजाब। पंजाब तो आपका मतलब पानी। तो घाघरा और गंडक दोआब बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दोआब। ये जो इलाका है ये घाघरा गंडक दोआब है। यहाँ से जो नदी है फिर यहाँ एक नदी मिलती है कोसी नदी, क्या मिलती है? तो सोचे तो इस इलाके क्या बोलेंगे? शाबाश, इस इलाके बोलेंगे हम लोग गंडक कोसी दोआब, ठीक है ना, इस इलाके बोलेंगे गंडक कोसी दोआब। और यहाँ जो नदी आती है ना वो आती है महानंदा, क्या आती है? महानंदा। अब बताइए इस इलाके क्या बोलेंगे? शाबाश, इस इलाके को बोलेंगे कोसी महानंदा दोआब। तो बिहार का उत्तरी मैदान 3 हिस्सों में बटा हुआ है, घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। अब हम लोग दक्षिणी मैदान को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये तो गंगा निकल रही है और ये जो नदी है ना इस नदी का नाम है सोन नदी। क्या नाम है? सोन नदी। तो इस इलाके को बोलते हैं गंगा सोन दोआब। क्या बोलते हैं? गंगा सोन दोआब। हाँ वही सोन नदी जिसमें सोना निकलता था। तो दौड़ के भाग के पगलेटुआ की तरह नहीं चले जाना सब सोना ढूंढने के लिए, सोना ना तो मिलेगा नहीं, तुम भी भुला जाएगा जहाँ जाएगा खोजने के लिए। और ये जो पूरा इलाका है इसको बोलते हैं मगध, है ना, मगध का क्षेत्र, सॉरी इसको बोलते हैं मगध का क्षेत्र, है ना। और ये जो इलाका इसको बोलते हैं अंग का क्षेत्र। तो ये पूरा मैंने खास तौर से भागलपुर और बांका का जो इलाका है ना इसको बोलते हैं अंग का क्षेत्र, अंग का मैदान। और ये पूरा का पूरा इलाका जो है मगध का मैदान। मगध आप जानते ही हैं बिहार का पहले का मतलब पूरा ये क्षेत्र रहा है और महाजनपद के हिस्से रहे हैं मगध और अंग का मैदान, ठीक है। तो ये हम लोग मोटा मोटी थोड़ा सा आइडिया लिया। अच्छी चीज़ों समझ लीजिए, ये दक्षिणी मैदान जो है ना ये लगभग 62% का इस्तेमाल शेयर करता है बिहार के क्षेत्रफल में, जबकि ये वाला जो हिस्सा है ये लगभग 32 या 33% के आसपास शेयर करता है। आइए अब हम लोग थोड़ा सा उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान में क्या अंतर है, क्या बारीक अंतर है उसको समझने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा नहीं है, 3-4 है मुख्यतः पॉइंट है, देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए फिर से यहाँ से गंगा नदी को बना देते हैं और ये हो गया उत्तर का मैदान, है ना, और ये हो गया दक्षिण। अब समझिए इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। ठीक है। देखिए जो उत्तर गंगा का मैदान है, मैंने ये वाला इलाका जो है इधर ना बाढ़ आएगा, बाढ़ आता है, इस इलाके में सूखा आएगा। सिंपल सी बात, देखिए उधर जब बाढ़ बोलेगा तो इधर क्या हो जाएगा? सूखा हो जाएगा। अब समझिए बाढ़ क्यों आता है, समझिए। देखिए यहाँ से पूरा का पूरा हिमालय पहाड़ है और यहाँ से कितनी नदियाँ निकलती है? घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, बागमती है, कमला है, महानंदा है, जितनी भी नदियाँ निकलती हैं सब हिमालयी नदियाँ हैं। अच्छा, हिमालयी नदियाँ जो होती है ना उसमें सालों भर पानी रहता है। क्या है? चूँकि एक तो बरसात का पानी रहेगा ही, ऊपर से बर्फ़ जो पिघलेगा उसका पानी रहेगा, तो वो हमेशा उसमें पानी बना रहता है। यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, चाहे पुनपुन हो, चाहे सोन हो, चाहे कर्मनाशा हो, चाहे अजय हो, चाहे क्यूल हो, कोई भी नदियाँ यहाँ से निकलती है, सब प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। अब इन प्रायद्वीपीय नदी में क्या है भैया कि जब बरसात आएगा तब तो पानी आएगा तो थोड़ा सा चलेगा, पहुँचेगा जहाँ तक पहुँचना है, लेकिन बरसात नहीं आएगा तो सूखले रहेगा, इसका मन हरियर एकदम नहीं होगा, रत्ती भर इसका मन हरियर नहीं होगा। तो इस इलाके में बाढ़ आने का चांस नहीं बनता है। इस इलाके में बाढ़ आने का चांस बनता है मुख्यतः 2 वजहों से, समझिए। एक तो इधर से हिमालय नदियाँ निकलती हैं, बीच से गंगा नदी जा रही है। अच्छा देखिए, जब इधर से गंगा नदी इधर जा रही है तो जाहिर सी बात है इधर से जो है ऊंचा स्थान होगा, इधर ढलान होगा। लेकिन जानते हैं ढलानवा जो स्लोप है ना ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है। जैसे बिहार का नक्शा ऐसे फ्लैट नहीं है, एक तो ये दोनों कॉपी मान लीजिए मुड़ गया है, ऐसे इधर से ढुल गया है। तो होता ही है ना, क्योंकि इसका ढलान ज़्यादा है नहीं तो धीरे धीरे होले आगे बढ़ती है। लेकिन हई तो तेजी में घगड़ा के आ जाती है ना साहब, तो ये ठेल रही है, ये ठेलाइए नहीं रही है, ठेल रही है, ठेलाई नहीं रही है। तो ठेला ठेली में क्या होता है कि पानी आगे बढ़ता नहीं है, तो पानी जब आगे बढ़ेगा नहीं तो पीछे गियर मारेगा ना, तो भाई जब पीछे जब गियर मारता है तो इस पूरा इलाके में क्या आ जाता है? बाढ़ आ जाता है और तबाही आ जाती है। आई होप कि आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। और इस इलाके में सूखा रह जाता है। तो उत्तरी गंगा का जो मैदान है उसमें बाढ़ आने की संभावना बने थे, बाढ़ आता है। इधर बाढ़ जो है ना कम आता है, मतलब अइबे नहीं करता, सूखा रहता है। अच्छा, अब इधर जो है ना बाढ़ आएगा
तो जाहिर सी बात है जलोढ़ मिट्टी आएगी। अच्छा, इधर भी जलोढ़ मिट्टी है लेकिन इधर हमेशा ताजी बनी रहेगी, तो इधर की जो मिट्टी होती है वो होती है खादर। क्या होती है? खादर। इस इलाके में खादर मिट्टी बनती है, इधर बांगर बनती है। हम सब जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी का जो पुराना वाला हिस्सा हो जाता है वो होता है बांगर, और जो नया वाला हिस्सा होता है खादर। क्योंकि हमेशा पानी आते रहता है, बाढ़ आते रहता है, तो मिट्टी का भी निर्माण इधर होता ही रहेगा। और ये मिट्टी उपजाऊ माने खेतों की खेतीबाड़ी के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा उर्वरक होती है, बहुत बेहतरीन होती है। ठीक है। तीसरी अंतर ये है कि इसमें खाद्यान्न फसलें मिलते हैं। देखिए खाद्यान्न फसलें क्या है, मतलब जो भी अनाजें होती हैं, धान खास तौर से, गेहूँ चावल जो भी हो, मकई वगैरह मिलेगा। इधर भी आपको खाद्यान्न फसलें मिलेगी, लेकिन साथ साथ आपको मोटे अनाज के भी जैसे जौ, बाजरा, मकई, ये सब भी आपको इसमें भरपूर मात्रा में इधर मिलेगा। इधर की जो मुख्य नदियाँ, मतलब उत्तर की जो मुख्य नदियाँ हैं वो देखिए घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, कमला है, इसके अलावा बागमती है और जो भी है ना, महानंदा है। जबकि इधर आइएगा तो आपको क्या मिलेगा? पुनपुन मिलेगी, सोन मिलेगी, अजय मिलेगी, किहुल मिलेगा, कर्मनाशा मिलेगी, ये नदी इधर मिलेंगे, है ना। अच्छा, ये जो नदियाँ हैं, ये जो इलाका है, इधर खास तौर से आपको बनता है चौर बोलते हैं ना, और क्या बनता है? मन, और क्या बनता है? दियारा या दियारा बोलते हैं। इधर बनता है टाल। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये भी कभी कभी बीपीएससी में पूछ देता है कि चोर क्या। तो देखिए अगर बिहार के आप होंगे ना तो खटाक से समझ जाएंगे, क्योंकि बिहार का है ना, आप बाहर के होंगे तो हम आपको प्रयास करेंगे कि आपको समझ में आए, लेकिन खटाक से समझ में आने गारंटी हम नहीं दे सकते हैं, कोई नहीं दे सकता। देखिए चोर बना है चावरा से। अब बिहारी लोग समझ गया होगा चावरा का है। चोर बना है चावरा से, हो चोर नहीं, चौर बना है चावरा से। चावरा बिहार में ऐसे खेतों को कहते हैं जो कि आमतौर पर गड्ढी जगह पर होता है, मतलब खाल में होता है, नीचे गड्ढे में होता है, वहाँ पे हमेशा सालों भर कम बेश पानी लगा ही रहता है। तो चौर ऐसे इलाके को कहते हैं, ऐसे मैदान को बोलते हैं जहाँ पे पानी की मात्रा हमेशा बनी रहती है, कमोबेश। ठीक है ना। तो चौर किसे कहेंगे? एक ऐसा खेत का मैदान जहाँ पे पानी बना रहता है। मन किसे कहते हैं? मान लीजिए नदी है, नदी जो है, नदी जो है, नदी यहाँ से ऐसे लहर के चल रही है, लहरिया गीत की तरह। लेकिन मान लीजिए अचानक से क्या हुआ, पानी खूब ढेर आया, हिमालय सब बाहर पिघल गया, बर्फ पिघल गया, अब पानी बहुत ज़्यादा आ गया, अभी मारे पूरा हइया रास्ता बना लिया, तो हई रास्ते में तो पनिया कम हो जाएगा ना, सूख जाएगा ना। इसी सुख को कहते हैं, इसका मन मर जाता है, एकदम उदास हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं मौन मार के रह। इसको क्या बोलेंगे? मन। मतलब नदी जब रास्ता बदल लेती है तो पिछला जो रास्ता का पानी रह जाता है चाहिए इलाका, उसको बोलते हैं मन। किधर बनेगा? उधर बनेगा, क्योंकि बाढ़ उधरे आएगा और नदिया का तेज पानी भी उधरे आएगा। और दियारा कहते हैं, समझ लीजिए छोटा, एकदम मोटा मोटी समझ लीजिए, दियारा कहते हैं टापू को, छोटका टापू, मतलब जो नदी से बन जाए, चाहे गढ़ा गुढ़ी में बन जाए, चारों तरफ पानी हो अथवा सा बीच में मिट्टी या जमीन निकली हुई हो। जैसे समुद्र में नहीं रहते, समुद्र बड़ा हो जाएगा तो उसको टापू बोलेंगे, और छोटका रहेगा तो उसको दियारा बोलेंगे। और टाल कुछ नहीं है, टाल को टाल दीजिए, टाल को बोलते हैं झील, तालाब, पोखर वगैरह। ठीक है ना। अब आइए मोटा मोटी अंतर समझा आपने। अब हम लोग इस टॉपिक में समझने का प्रयास करेंगे कि बिहार के किस भाग का निर्माण कब हुआ। देखिए बिहार का निर्माण 4 फेज में हुआ है, 4 हिस्सों में हुआ है। देख लीजिए यहाँ पे दिया धारवाड़ क्रम कराने, विंध्य क्रम की चट्टाने और टर्शियरी और क्वाटनरी, है ना। धारवाड़ को आर्कियन युग का भी कहा जाता है, समझिए। तो ये 1 नंबर में है, ये वाला है ना, ये 2 नंबर में है, ये 3 नंबर में और ये 4 नंबर में है। समझने का प्रयास करते। देखिए सबसे पहले धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण बिहार में हुआ है ना। देखिए पठार तो दोनों ये भी हैं, लेकिन ये विंध्यन की पठार हैं जो कि बाद में आई, और ये जो है ना, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं जो कि आर्कियन युग में बनी। कौन कौन से जिले आ जाते हैं देख लीजिए, यहाँ पे गया है, औरंगाबाद है ना, और राजगीर की पहाड़ियाँ है, राजमहल की पहाड़ियाँ, खड़गपुर पहाड़ियाँ है, ये सब का सब किस में आ जाता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, जिसके आर्कियन युग में कहा जाता है। और ये सबसे पहले बिहार में इन्हीं का निर्माण हुआ है। 2 नंबर में किसका हुआ है भैया? कैमूर की पहाड़ियों का। और कैमूर की पहाड़ियों को क्या बोलेंगे आप? विंध्यन रोक्ष। चूंकि भारत का जो विंध्यन की पहाड़ियों की जो श्रृंखला है, श्रेणी है, उसका कुछ हिस्सा बिहार में भी सटा हुआ है, जिसमें मुख्यतः 2 जिले आ जाते हैं। कौन कौन सा? रोहतास और कैमूर। तीसरे नंबर पर बना हुआ है ये सुमेश्वर की पहाड़ श्रेणियाँ, है ना। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो है सुमेश्वर श्रेणी की पहाड़ियाँ हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं टर्शियरी रॉक्स बोलते हैं। और 4 नंबर पे जो ना ये बना हुआ है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्वाटनरी रॉक्स, मतलब मैदानी भाग। अब इसको अगर आप समझना चाहते हैं ना, समझ लीजिए। देखिए हिंदुस्तान जो है, भारत, वो पहले जब गोंडवाना लैंड था तो वहाँ से उस टुकड़ा इंडिया का प्लेट टूट के आया, और यहाँ पूरा ये इलाका नेपाल है, बगल में चाइना है, तो चाइना से आके जब सट गया तो धकला धुकली हुआ। तो ये हिस्सा तो लेकर आया ना, नहीं लेकर आया, ये हिस्सा तो पहले से लेकर आया, दोनों हिस्सा।
ठीक है। और जब ढकेल दिया उसको, जब ढकला ढकली किया, तो जैसे मान लीजिए समझिए एगो आटा का लोइया लीजिए आप, तो एगो आटा लेके धो लीजिए, जब इसे लीजिएगा तो ऊपर निकलेगा ना, बहरी आएगा ना, वही हुआ है, ठीक है। तो जब पूरा आगे जब ढकेला पूरे चाइना को, अभी नहीं पहले हजारों साल पहले जब ढकेला तो क्या हुआ, इस वाले हिस्से का निर्माण हुआ। और फिर जब यहाँ पे हिमालय पहाड़ का निर्माण हो गया तो यहाँ पे कई सारी नदियाँ निकलनी शुरू हो गई, और जब नदियाँ निकल के इधर बहना शुरू की तो इस पूरे इलाके में छोटे छोटे बारीक कण बिछाना शुरू कर, जैसे बालू कण कहते थे, धीरे धीरे मिट्टी में परिवर्तित हो गया। तो अर्थात पहले ये, फिर दोनों पे ये, फिर ये बना। और जब ये सब बनने के बाद इधर से जब नदियाँ बननी शुरू हो गई और नदियों से जब बालू छोटे छोटे महीन कण आना शुरू हो गए तो पूरा का पूरा इलाके में बिछ गया और यहाँ से हमारा मैदानी भाग बना। आई होप कि आपको वीडियो समझ में जरूर आई होगी। धन्यवाद।